मानेट ने 5000 साल से कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके शरीर पर सड़ने का कोई निशान नहीं था। अजीब बात यह है कि उसके चेहरे पर श्लोक खुदे हैं और उसकी 2 पीली कीड़े जैसी आंखें हैं जो देखने में खूबसूरत लगती हैं। उसकी भयानक शक्ति को दबाने के लिए लोगों ने उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया है और लगातार उसके शरीर में जहर भरा पानी डालते हैं। कहा जाता है कि इसी तरह उसकी शक्ति को काबू में रखा जा सकता है, क्योंकि अगर वह अपनी मुहर तोड़कर आजाद हो गया तो दुनिया शायद नर्क बन जाएगी। 5000 साल पहले अनमानेट प्राचीन मिस्र की सबसे उच्च कुलीन राजकुमारी थी। चूंकि कोई राजकुमार नहीं था, वह मिस्र के सिंहासन की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। फिरौन ने उसे क्रूर और निर्मम बनाकर पाला था। अनमानेट खुद को सबका मालिक समझती थी और उसे लगता था कि पिता के मरने के बाद वह सर्वोच्च रानी बन जाएगी। लेकिन हालात उसकी उम्मीदों के उलट निकले। अचानक प्राचीन मिस्र में 2 संतान नीति लागू हो गई। उसके पिता अब भी जवान थे और इस नीति के बाद उन्होंने चुपचाप एक सुंदर दासी को अपना लिया। अनमानेट के राजगद्दी संभालने से पहले उस दासी ने एक बेटे को जन्म दिया। अनमानेट को इस नवजात के आगमन का पता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पिता के बेटे होते ही वह अपनी कसम बदल देंगे और सिंहासन बेटे को सौंपने का फैसला करेंगे। इससे अनमानेट असंतुष्ट हो गई। उसे समझ आ गया कि सत्ता कोई उपहार नहीं है, उसे अपनी ताकत से ही सब कुछ वापस पाना होगा। इसी वजह से बदले की भावना से भरी अनमानेट ने ताजे खून से मृत्यु के देवता सेठ को बुलाया और उसके साथ शैतानी समझौता करने को तैयार हो गई। मृत्यु के देवता ने उसे एक लाल माणिक जड़ित खंजर दिया। जब उसने मृत्यु के देवता की शक्ति से युक्त वह खंजर थामा तो पहले तो उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। फिर मृत्यु की शक्ति का प्रतीक रहस्यमय चिन्ह उसके पूरे शरीर पर घने घने उभर आए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भी अब अजीब सी दोहरी पुतलियों में बदल गई। अब उसे भयानक अंधकार की शक्ति मिल गई थी और अमृता प्राप्त करने के बाद उसने न सिर्फ अपने पिता की हत्या कर दी, बल्कि अपने छोटे भाई को भी नहीं बख्शा। पिता की हत्या में सफल होने के बाद शैतानी समझौते के अनुसार अनमानेट को एक वयस्क पुरुष चुनना था और सेठ के खंजर से उस चुने हुए इंसान के शरीर को भेदना था। उसके शरीर का उपयोग मृत्यु के देवता के पृथ्वी पर चलने के साधन के रूप में होना था, ताकि वे मिलकर दुनिया पर राज कर सकें और जीवन की सर्वोच्चता पा सकें। अब वह स्वतंत्र रूप से जुआ भी खेल सकता था। तभी उसकी साजिश उजागर हो गई। अनुष्ठान अधूरा था। फिरौन के अंगरक्षक समय पर पहुंचे, जहरीले तीर चलाए और राजकुमारी को पकड़ लिया, जिससे उसकी जादुई शक्ति निष्क्रिय हो गई और अनुष्ठान रुक गया। राजकुमारी ने गंभीर अपराध किए थे और मृत्यु के देवता की शक्ति पा ली थी, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता था। अंगरक्षकों ने उसे जीवित ही मम्मी बनाकर मृत्यु के ताबूत में हमेशा के लिए सील कर दिया, ताकि वह कभी पुनर्जन्म न ले सके। अंततः उस ताबूत को मिस्र से दूर निर्वासित कर दिया गया। उसे प्रदेश की धरती के नीचे दफना दिया गया, ताकि वह अनंत अंधकार की सजा भुगते। लेकिन उस खंजर का लाल माणिक 1347 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रूसेडरों के नेता द्वारा भूमिगत कब्र में ले जाया गया। कई साल बाद जब एक इंजीनियरिंग टीम सुरंग खोद रही थी तो उन्होंने गलती से इस क्रूसेडर कब्र को खोज निकाला, जिसमें कई लाशें दफन थी। जल्दी ही डॉ जैक के नेतृत्व में रहस्यमय विभाग ने उस स्थल की सुरक्षा संभाल ली, क्योंकि वे जानते थे कि जब क्रूसेडरों ने मिस्र पर चढ़ाई की थी तो वे क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्हें हार मिली। मुख्य बात यह है कि वे एक प्राचीन अंधकारमय रहस्य वापस लाए थे, जिसे उजागर नहीं किया जा सकता था, और वह रहस्य इराक के एक छोटे गांव में छुपा था। यहाँ अमेरिकी सेना आतंकवादी तत्वों पर कार्रवाई करती है। मुख्य पात्र निक एक सेना के टोही सैनिक के रूप में दूरस्थ निगरानी का आदेश पाता है, लेकिन वह अक्सर युद्धग्रस्त देशों की प्राचीन वस्तुएं चुराकर उन्हें काले बाजार में बेच देता है। इस बार उसने पुरातत्व विशेषज्ञ जेनी से इराक के एक प्राचीन मकबरे का नक्शा चुरा लिया, लेकिन वह मकबरा विद्रोहियों के सक्रिय क्षेत्र में था। निक और उसके साथी वेल न केवल मकबरे का स्थान खोजने में असफल रहे, बल्कि विद्रोहियों के साथ गोलीबारी में भी उलझ गए। आखिरकार वे दुश्मनों से घिर गए। भागने का रास्ता न देख उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की सूचना दी और जल्द ही सेना से सहायता मिल गई। दोनों की जान इसी तरह बच पाई, लेकिन निक को यह अंदाजा नहीं था कि गिराए गए मिसाइल ने अनजाने में एक लंबे समय से बंद पड़े भूमिगत प्राचीन मकबरे को खोल दिया है। उनके सामने एक विशाल प्राचीन मिस्री मूर्ति खड़ी थी। दोनों समझ नहीं पाए कि क्या करें, इसलिए उन्होंने जल्दी से मुख्यालय को बुला लिया। कर्नल ने तुरंत मौके को सील करने का आदेश दिया और पुरातत्वविद जेनी भी वहां पहुंच गई। इसका मकसद यह था कि कोई भी कीमती प्राचीन वस्तु दुश्मन के हाथ न लगे। जेनी ने कर्नल को स्थिति समझाई और मकबरे के अंदर जाने की इच्छा जताई। सीधे पता लगाने के लिए कर्नल ने उसे अन्वेषण के लिए 3 घंटे दिए। सुरक्षा के लिए कर्नल ने निक और उसके साथी व्हील को पुरातत्व विशेषज्ञ जेनी के साथ कब्रगृह में जांच के लिए भेजा। जल्दी ही तीनों रस्सी के सहारे गहरे अंधेरे भूमिगत मकबरे में पहुंच गए, लेकिन नीचे की जगह उनकी कल्पना से भी बड़ी थी। दीवारों पर खुदी लिपि किसी फिरौन के मकबरे जैसी थी, लेकिन यहाँ कोई खजाना नहीं मिला। हालांकि तीनों को जल्दी ही कुछ अजीब लगा। यहाँ हर जगह पारा टपक रहा था और वह पारा मकबरे के बीच में इकट्ठा हो रहा था। प्राचीन मिस्र की मिथकों में पारा बुरी आत्माओं को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। उन्होंने टॉर्च जलाई और खोज जारी रखी। जब तीनों कब्रगृह के गहरे हिस्से में पहुंचे तो पारे से भरा गड्ढा देखा, जिसके चारों ओर 6 जानवरों की मूर्तियां थीं, जो पानी के पास खड़ी थीं, मानो किसी चीज की रक्षा कर रही हों। जेनी ने निरीक्षण के बाद निष्कर्ष निकाला कि यह सामान्य कब्र नहीं है। अन्य फिरौन की कब्रों से अलग यहाँ सभी जानवरों की मूर्तियां अंदर की ओर थीं, जिससे लगता है इनका उद्देश्य रक्षा करना नहीं, बल्कि किसी चीज को दबाए रखना है। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह मकबरा मिस्रवासियों ने उन लोगों को कैद करने के लिए बनाया था जिनके अपराध क्षमा योग्य नहीं थे। इसी समय ऊपर से कर्नल का संदेश आया कि रेतीला तूफान आने वाला है, इसलिए तीनों को वहां से निकलना होगा। हालांकि मिस्र की संस्कृति की दीवानी जेनी जानना चाहती थी कि यहाँ किसे फेंग यिन किया गया है, इसलिए उसकी विल से बहस हो गई। निक खजाने की तलाश में था। उसने देखा कि तालाब के तल में 3 ताले लगी लोहे की जंजीरें थीं और गुफा की छत से एक भारी पत्थर लटका था, जिसे जंजीरों से बांधा गया था। यंत्र की कार्यप्रणाली समझने के बाद निक ने बंदूक निकाली और एक जंजीर तोड़ दी, जिससे यंत्र खुल गया।
गियर घूमते ही एक प्राचीन पत्थर का ताबूत धीरे धीरे पारे के पत्थर से ऊपर उठने लगा। ये साफ था कि यही 5000 साल पहले मम्मी बनी अमानेट राजकुमारी थी। निक ने अनजाने में उसे बाहर निकाल दिया। ताबूत ऊपर लटकाया गया। उसका सामने वाला हिस्सा निक की ओर था, जिससे वह ताबूत की सतह की आकृतियां साफ देख सका। उसी क्षण तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई और अजीब घटनाएं घटने लगीं। आसपास की चट्टानों की दरारों से अचानक कई मकड़ियां निकल आईं और धीरे धीरे विल के शरीर पर चढ़ने लगीं। विल घबराकर बचने में असमर्थ होकर हाथ में पकड़ी मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करने लगा, लेकिन गोलियों से उन्हें खास नुकसान नहीं हुआ। निक ने पास खड़े होकर उसे दिलासा दिया कि ये मकड़ियां जहरीली नहीं है, लेकिन विल को फिर भी एक मकड़ी ने काट लिया और तीनों को वहां से निकलना पड़ा। इसी दौरान निक की नजर ताबूत पर बनी आंखों पर पड़ी और उसे अचानक समय और स्थान के पार एक कल्पना दिखी। अनंत रेगिस्तान में एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह पास आई, उस महिला का चेहरा साफ हुआ। वह थी प्राचीन मिस्र की राजकुमारी अमानेट। वह निक के पास आई और बोली, तुम मृत्यु के देवता द्वारा चुने गए हो। निक जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसी समय जब अमानेट निक को चूमने वाली थी, जेनी ने निक के अजीब व्यवहार को नोटिस किया। जेनी की पुकार ने निक को हकीकत में वापस खींच लिया। तब वह होश में आया और सोचने लगा कि यह सपना या भ्रम क्या था। इस समय तक किसी को भी खतरे का अंदाजा नहीं था। जेनी ने यहाँ तक कहा कि पुरातात्विक शोध के लिए सेना को हेलीकॉप्टर से मम्मी वापस ले जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन जैसे ही ताबूत को हेलीकॉप्टर से सील की गई जगह से बाहर निकाला गया, बाहर के कौए अचानक बेचैन हो उठे और डरावनी आवाजें निकालने लगे। ये किसी अच्छे संकेत जैसा नहीं लग रहा था। और भी अजीब बात यह थी कि जब वे ताबूत को गुप्त रूप से ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तो सारे कौए जैसे ताबूत के अंदर की रहस्यमयी शक्ति से आकर्षित होकर सुरक्षा दल के साथ उड़ने लगे। जैसे जैसे सुरक्षा दल दूर जाता गया, जहां पहले आसमान साफ था, वहीं अब रेगिस्तान में अचानक एक दुर्लभ रेतीला तूफान उठ खड़ा हुआ, जो किसी भयानक घटना का संकेत दे रहा था। इस अजीब घटना के बारे में किसी ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन रेतीले तूफान से बचने के लिए उन्हें जल्दी ताबूत को ट्रांसपोर्ट विमान में लाद कर बेस ले जाना था, ताकि आगे रिसर्च हो सके। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे ट्रांसपोर्ट विमान में चढ़े, एक विशाल रेतीला तूफान उनकी ओर बढ़ता आया। सौभाग्य से ठीक उसी वक्त जब तूफान ने उन्हें घेर लिया, ट्रांसपोर्ट विमान सफलतापूर्वक उड़ान भर गया और अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। लेकिन जब से ताबूत को कब्र से बाहर निकाला गया था, तब से अजीब घटनाएं होने लगीं। कब्र के पास खड़े व्हील को, जिसे मकड़ी ने काटा था, अचानक असहजता महसूस हुई। उसकी पुतलियां ऊपर घूम गई और वह शांत हो गया। निक को अपने साथी की हालत का पता नहीं चला, क्योंकि जेनी ताबूत पर लिखी लिपि का अध्ययन कर रही थी और कब्र के मालिक के जीवन के बारे में बता रही थी। उसे पता चला कि ताबूत में बंद व्यक्ति का नाम अम्मानेट है। तभी जब निक सुन रहा था, उसने ताबूत पर बनी आंखें देखी और फिर भ्रम में डूब गया। पाई खाने के कुछ देर बाद निक एक आवाज से चौंक गया। उसने देखा कि व्हील अजीब व्यवहार कर रहा है। वह फल के पास खड़ा था, हाथ में चाकू लिए और फल पर बंधी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था। कर्नल ने भी यह देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? लेकिन व्हील ने बिना बोले चाकू चला दिया। निक ने व्हील को रोकने की कोशिश की, लेकिन व्हील ने फिर वार किया और उसे मार डाला। कर्नल ने रोकना चाहा तो व्हील ने उस पर भी हमला कर दिया। यह देखकर सब लोग दहशत में आ गए और स्तब्ध रह गए। सैनिकों ने तुरंत बंदूकें तान दी, लेकिन वे दबाव कक्ष में गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। साथी की रक्षा के लिए निक ने एक सैनिक की पिस्तौल छीन ली और व्हील को रोकने की कोशिश की, लेकिन व्हील मशीन की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने फिर से निक पर चाकू से हमला किया। तभी सबको एहसास हुआ कि व्हील में बदलाव आ चुका है। उसके आसपास जो हो रहा था उस पर असर नहीं हो रहा था। वह चाकू लेकर जेनाइंग पर भी हमला करने लगा। निक को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, लेकिन व्हील इंसान की तरह नहीं रुका। वह फिर से चाकू लेकर आगे बढ़ाया। डर के मारे निक ने फिर उस पर गोली चला दी। अब तो व्हील को ठंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन जब तक निक स्थिति को समझ पाता, वही घटना फिर से घट गई। अचानक विमान हिलने डुलने लगा। निक बिस्तर के पास जाकर बाहर झांकता है तो देखता है कि विमान के इंजन में खराबी आ गई है। वे तुरंत कॉकपिट में जाकर हालात पूछते हैं, लेकिन पायलट को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। विमान अचानक इंग्लैंड के ऊपर पहुंच जाता है। तभी कॉकपिट की खिड़की पर कौवों का आत्मघाती हमला होता है, जिससे शीशे में दरार आ जाती है। जैसे ही सब ऊपर देखते हैं, विमान के सामने एक बड़ा सा काला बादल दिखाई देता है। असल में यह एक झुंड कौवों का था, जो एक काले बादल की तरह इकट्ठा होकर तेजी से विमान की ओर टकरा रहे थे। 2 पायलटों की मौके पर ही कौवों की टक्कर से मौत हो गई। इस दौरान अमेरिकी वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान भी हमले में नियंत्रण खोने लगा। दरअसल इस विमान पर 5000 साल पुराना एक ताबूत लदा हुआ था और इसी वजह से कौवे हमला कर रहे थे। लगातार टकराव के कारण नियंत्रण खो चुका ट्रांसपोर्ट विमान आखिरकार टूटने लगा। जैसे ही विमान जमीन से टकराने वाला था, सभी लोग तेज हवा के झोंकों में बाहर फेंक दिए गए। निक ने संकट की घड़ी में जेनी की सुरक्षा के लिए इकलौता पैराशूट जेनी को पहना दिया और जल्दी से सेफ्टी डिवाइस खोलकर उसे विमान से बाहर धकेल दिया, जबकि खुद वह बेकाबू विमान के साथ दुर्घटनाग्रस्त होकर मारा गया। जल्दी ही वे अस्पताल पहुंच गए। स्टाफ ने उसे शव की पहचान के लिए मॉर्चरी में बुलाया। तभी वहां पड़ी एक लाश अचानक उठकर बैठ गई। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और बाहर निकल आया। निक चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गया था। उसके चेहरे पर हैरानी थी, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह कैसे बच गया? ये आखिर क्या मामला है? लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, वह लगभग फिर से मर ही जाता, क्योंकि उसके पीछे उसकी ही बंदूक ताने वेल खड़ा था। निक उससे पूछना चाहता था कि आखिर क्या हुआ, क्या वह सच में मर चुका है, लेकिन वेल ने उसे बताया कि वह मरा नहीं है, बल्कि मौत से भी बुरी हालत में है। असल में वेल को मकड़ी ने काट लिया था, जिससे उसका शरीर शापित होकर भूत बन गया था, और उसने निक को चेतावनी दी कि अब वह भी मृत्यु के देवता का निशाना बन चुका है। निक अभी भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तभी लोग शव की पहचान के लिए आ गए।
इसी दौरान अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आए वेल और बाकी लोग जब मरे हुए को जिंदा होते देखे तो तीनों डर के मारे लगभग बेहोश हो गए। असल में निक को पहले ही प्राचीन मकबरे में मम्मी द्वारा अमृता का निशान मिल चुका था। जब तक मृत्यु का देवता उसे न मारे निक को कोई नहीं मार सकता। जब रेस्क्यू टीम को पता चला कि निक अभी भी जिंदा है तो वे इकट्ठा होने की जगह पहुंचे ताकि यह देख सकें कि कोई और भी जीवित है या नहीं। जब 2 रेस्क्यू कर्मी मौके पर पहुंचे तो वहां कोई जीवित आवाज नहीं थी और रहस्यमयी ताबूत भी गायब था। कौवों की कर्कश आवाज के बीच जिज्ञासा फैल गई। इसी जिज्ञासा के कारण रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने ताबूत खोलने की हिम्मत की। ताबूत के अंदर उसने देखा कि एक मम्मी जो पट्टियों में लिपटी थी वहां पड़ी है। जैसे ही वह साथी को बुलाने मुड़ा मम्मी अचानक उस पर झपट पड़ी और वह मम्मी की 5000 साल बाद की पहली खुराक बन गया। उसके साथी ने दर्दनाक चीख सुनी तो वह देखने आया और पाया कि उसका साथी अब सूखी लाश में बदल चुका था। डर के मारे वह पलटकर भागने लगा लेकिन फिसल गया। जब तक वह संभलता एक काली परछाई ने उस पर हमला कर दिया और वह भी मम्मी का शिकार बन गया। 2 बचाव कर्मियों की जीवन ऊर्जाशी शो करने के बाद सूखा मम्मी फिर से जीवन से भरने लगा। उसमें धीरे धीरे शक्ति आ गई। जिन 2 लोगों की ऊर्जाशी गान हो गई थी वे भी उसकी जवान सुनकर फूहो हो गए और मम्मी बन गई। अब वे मम्मी सेना का हिस्सा थे। इसके बाद तीनों मम्मी अजीब चाल में चलते हुए दुर्घटना स्थल से दूर चले गए। जेनी समझ नहीं पा रही थी कि निक 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी कैसे सुरक्षित रह गया। निक भी अपनी स्थिति को लेकर निश्चित नहीं था। उसे किसी भी हालत में बचने की संभावना नहीं थी और उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। उसे यह सब अजीब लग रहा था और जेनी ने निक की जान बचाने के लिए उसका आभार जताते हुए अपनी असली पहचान बता दी। वह दिखने में एक पुरातत्वविद है लेकिन गुप्त रूप से दुनिया की अलौकिक शक्तियों को छुपाता है। उनकी टीम सेट की तलवार नामक वस्तु की तलाश में थी। जांच में पता चला कि प्राचीन मिस्र में एक राजकुमारी थी जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। किंवदंती के अनुसार उसके पास सेठ की तलवार थी जिसकी मूठ में लाल माणिक था जिसे मृत्यु के देवता की आंख कहते हैं। जैसे ही माणिक और खंजर मिलते और किसी वयस्क पुरुष को आत्मा का पात्र चुना जाता तो मृत्यु का देवता धरती पर आ सकता था। लेकिन कुछ सदियों पहले सेठ की तलवार क्रूसेडरों ने चुरा ली थी। उन्होंने तलवार की मूठ में जड़ी जादुई शक्ति वाली मृत्यु के देवता की आंख और खंजर को अलग कर दिया और दोनों को 2 अज्ञात स्थानों में दफना दिया। हाल ही में लंदन में मेट्रो सुरंग बनाते समय एक विशाल क्रूसेडर समाधि मिली। उन्हें लगता है कि वही लाल माणिक इसी समाधि में छुपा है और इसी खोज ने अमानत राजकुमारी की समाधि का स्थान पता करने में मदद की। उन्हें विश्वास है कि इस बार निकाला गया पत्थर का ताबूत प्राचीन मिस्र की राजकुमारी की मम्मी से सील है। लगता है उन्होंने बड़ी मुसीबत मोल ली है। इससे पहले उसने ताबूत पर शिलालेख देखा था जिसमें लिखा था कि उसने सिंहासन के लिए मृत्यु के देवता सेठ से समझौता किया और अपने पिता व भाई की हत्या कर दी थी। वह राक्षस को मुक्त करने वाली थी लेकिन समय रहते पहरेदार आ गए, उसे रोक लिया। उसे मम्मी बनाकर पत्थर ताबूत में सील किया गया। निक सब कुछ नहीं समझ पा रहा था लेकिन उसने देखा कि वेल उसे हाथ हिलाकर बुला रही है जैसे कुछ कहना हो। शुरुआत में निक को लगा यह भ्रम है, इसलिए वह महिला शौचालय में गया। जब तक वेल आईने के पार से नहीं आई निक को विश्वास नहीं हुआ कि वेल उसे धोखा नहीं दे रही थी। वेल ने निक को बताया कि तुम विमान दुर्घटना से इसलिए बचे क्योंकि तुम दोनों पर एक श्राप है और उसे दूर करने का एकमात्र तरीका है उस 1000 साल पुराने राक्षस के आगे झुकना। निक बहुत उलझन में था कि आखिर उसे श्राप क्यों मिला। वेल ने बताया कि जब पत्थर का ताबूत लटकाया गया था उसका सामने वाला हिस्सा निक की ओर था, यानी ताबूत के अंदर अमानत ने सबसे पहले निक को देखा। इसलिए निर्दोष होने के बावजूद निक को सेठ द्वारा चुना गया जिसमें सेठ को अवतार लेना था और वह इससे बच नहीं सकता था। अगर अमानत सेठ की पूरी शक्ति से चुने गए पुरुष की हत्या कर देती है तो सेठ को एक शरीर मिल जाएगा और वह फिर से दुनिया में तबाही मचा सकता है। इस खबर ने निक को हैरान कर दिया। वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जब तक कि चारों ओर से अजीब आवाजें नहीं आने लगी। उसने सड़क पर एक मम्मी को गिरते देखा और तुरंत बाद चूहों का झुंड उस पर टूट पड़ा। वह डर गया और लगभग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। शुक्र है कि जेनी ने उसे तुरंत पकड़ लिया। असल में यह सब कुछ उसकी कल्पना मात्र था। हालांकि एक के बाद एक अजीब घटनाओं ने निक को पूरी तरह डरा दिया। उसने अपनी देखी हुई भ्रांतियों और श्रापित होने की बात जेनी को बता दी, लेकिन साफ था कि जेनी को अमानत राजकुमारी के पुनर्जीवित होने पर विश्वास नहीं था। अपनी बातों को सच साबित करने के लिए वह जेनी को लेकर विमान दुर्घटना के पास सुराग ढूंढने गया। लेकिन जब वे एक मठ के पास से गुजरे तो निक को जैसे कुछ आभास हुआ और वह जेनी को लेकर चेतावनी रेखा पार कर मठ के अंदर की ओर बढ़ गया। लेकिन इस अजनबी और डरावने माहौल में जेनी को लगा कि उन्हें विमान के मलबे में सुराग ढूंढना चाहिए, इसलिए उसने अलग अलग होकर काम करने का फैसला किया। मठ में अकेले रह गए निक को अंधेरे में छुपी अमानत ने पकड़ लिया। निक एक बार फिर रेगिस्तान के भ्रम में चला गया और जब उसे होश आया तो उसने खुद को मठ के अंदर पाया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता एक काली परछाई ने उसे पकड़ लिया और वह जल्दी ही जेनी से संपर्क खो बैठा। इसके बाद निक को कुछ मम्मी के अनुचरों ने मजबूती से वेदी पर दबोच लिया और फिर अमानत एक छलांग लगाकर उसके ऊपर कूद पड़ी। कई पुरुषों की ऊर्जा को सोख लेने के बाद अमानत ने अपनी पुरानी अद्भुत सुंदरता फिर से पा ली। वह अपने चुने हुए व्यक्ति से काफी संतुष्ट लग रही थी और दिलचस्पी के साथ निक के शरीर की जांच कर रही थी कि क्या वह मृत्यु के देवता के अवतरण के लिए उपयुक्त पात्र है। जब उसने पुष्टि कर ली कि कोई समस्या नहीं है तो वह एक बार फिर मृत्यु के देवता को बुलाने की तैयारी करने लगी।